इस बार का बजट अंतरिम था और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसे अंतरिम ही रहने दिया। वो इसमें कोई बड़ा ऐलान करने से तो बची, लेकिन उन्होंने अपने अगले कुछ सालों में ग्रोथ का रोड मैप जरूर पेश किया। वित्त मंत्री ने वित्तीय घाटे पर पूरा कंट्रोल रखने का इरादा जताया है, लेकिन कैपेक्स में कोई कमी नहीं होने देने का भी भरोसा दिलाया है। हाउसिंग और टूरिज्म सेक्टर के लिए बूस्टर भी है, हालांकि सैलरी क्लास के लिए टैक्स में कोई बदलाव नहीं हुआ है। बाजार और इकोनॉमी के नज़रिए से बजट पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज हैं दो खास मेहमान, व्हाइट ओक ग्रुप के फाउंडर प्रशांत खेमका और HDFC AMC के MD एंड CEO नवनीत मुनोत। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इस शो में। और नवनीत जी, आपसे शुरुआत करूंगा। कोई बिग बैंग अनाउंसमेंट नहीं आई, हालांकि वो जो फिस्कल डेफिसिट को लेकर फाइनेंस मिनिस्टर ने रोड मैप दिया, उसी को मार्केट ने बिग बैंग समझ लिया। आपका इनिशियल टेक इस बजट पर, और यहां से अब मार्केट को लेकर क्या व्यू बन रहा है? अनुज, वो बिग बैंग कैसे नहीं है। करीब 30-35 सालों से जब से हम बजट देख रहे हैं, हमेशा ये माना जाता है कि अगर इलेक्शन ईयर है तो डेफिसिट ज्यादा होगा, खर्चा ज्यादा किया जाएगा। इलेक्शन ईयर में बजटेड डेफिसिट से कम डेफिसिट देना और अगले साल के लिए वापस फिस्कल कंसोलिडेशन के मार्ग पर चलना, वो भी एक बिग बैंग है, क्योंकि उसी से मैक्रो स्टेबिलिटी बनती है। अगर फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल में रहेगा तभी जाके इन्फ्लेशन हो, चाहे एक्सटर्नल अकाउंट हो, वो सब में कंट्रोल रह सकता है। और इसकी वजह से आरबीआई को मॉनेटरी पॉलिसी में एक जगह मिल जाती है, एक स्पेस मिल जाता है लिक्विडिटी ईज करने के लिए या इंटरेस्ट रेट्स कट करने के लिए। नहीं, तो शायद मेरा बहुत बड़ी चीज है, इसको छोटा नहीं माना जाना चाहिए। नहीं, एक्चुअली शायद मैं थोड़ा सवाल गलत तरीके से पूछ लिया। मैं ऑब्वियसली इसको बिलिटल बिल्कुल नहीं कर रहा था कि ये बिग बैंग से मेरा मतलब था कि जो सीरीज ऑफ अनाउंसमेंट्स होती है ना, जब 1.5 घंटे तक स्पीच चलती है और सीरीज ऑफ अनाउंसमेंट्स होती है, वो नहीं था। लेकिन हाँ, ऑब्वियसली काफी उस मामले में काफी तो शायद इसमें कोई डाउट नहीं। 1 घंटे से कम थी आज, लेकिन 1 घंटे से कम की स्पीच थी, लेकिन आई थिंक बहुत अच्छा आर्टिकुलेशन 10 साल के सारे रिफॉर्म्स का, और अमृत काल में एक विकसित भारत कैसे बनेगा उसके लिए भी एक आउटलाइन का, मेरे ख्याल में काफी अच्छा समराइज 1 घंटे में उन्होंने किया। एक बात और कहूंगा कि अगर मैं 3C यूज करूं तो क्रेडिबिलिटी ऑफ नंबर्स, कि पिछले कई वर्षों में हमने देखा है कि बजट में जो भी आंकड़ा प्रस्तुत किया जाता है, अगले वर्ष जब हम वापस देखते हैं तो हमें वही देखने को मिलता है। ऐसा पहले नहीं होता था। दूसरी चीज है कंटिन्यूटी ऑफ रिफॉर्म्स, की जो भी सरकार बात कर रही है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की, हम उस बात पर बिल्कुल कंटिन्यू है। और तीसरा है कन्विक्शन, कि ग्लोबल एनवायरनमेंट चाहे चैलेंजिंग हो, चाहे जियो पॉलिटिक्स हो, ग्लोबल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हो या और भी चैलेंजेस हो, बट इंडिया इज डिटरमिन्ड टू बी ए डेवलप्ड कंट्री। हमारा पूरा लक्ष्य है कि हमें एक विकसित भारत बनना है, हम इस अमृत काल में है। वो जो कन्विक्शन है वो हर बजट में दिखता है, और इस बजट में भी पूरा उसी तरह से दिखा। तो उसके लिए आई थिंक ये जो 3C हैं, क्रेडिबिलिटी, कंटिन्यूटी ऑफ रिफॉर्म्स, क्रेडिबिलिटी ऑफ नंबर्स, कंटिन्यूटी ऑफ रिफॉर्म्स और कन्विक्शन ऑफ बिल्डिंग ए डेवलप्ड भारत, आई थिंक उसके लिए पूरे मार्क्स मिलने चाहिए। बिल्कुल, उसके लिए पूरे मार्क्स मिलने चाहिए। प्रशांत जी, बजट ऑब्वियसली हर साल आता है, इस साल इलेक्शन बजट था, तो मार्केट को एक डर था कि पॉपुलिज्म का कहीं तड़का ना हो। क्लियरली वो तो मिसिंग था। क्या मार्केट इसको थम्स अप देगा, और क्या जो आज हमने स्पेशली बैंक्स में देखा, PSU बैंकों में देखा, उसको एक थम्स अप माना जाए? प्रशांत जी। हेलो अनुज जी, हेलो नवनीत जी। सो देखिए, जैसे नवनीत जी अभी कह रहे थे, दिस इज ये कंटिन्यूटी का बजट है। लास्ट ईयर का बजट सबने और मार्केट ने भी बहुत अच्छा माना था, अच्छी तरह वेलकम किया था। तो एक वही बजट इस वक्त भी कंटिन्यू हुआ, और सिर्फ लास्ट ईयर का क्यों, पिछले कई सालों से, 1 दशक हो गया, एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की जो एक इनिशिएटिव है वो निरंतर जारी है, एंड उसी डायरेक्शन में ये बजट है। जैसे अभी अभी बात कर रहे थे अपने कि ये 1 घंटे से छोटा बजट था, यूजुअली लंबा होता है क्योंकि अंतरिम बजट था। तो इसे अपने को एक ट्रेलर समझना चाहिए, एक जिसमें एक झांकी मिली है कि मूवी कैसी होगी। अब वो जब जुलाई में पूरा बजट प्रस्तुत होगा तो वो भी इसी प्रकार, और अगर इसका ही कंटिन्यूएशन होगा, जो कि यूजुअली जब सरकार चेंज नहीं होती है, वित्त मंत्री चेंज नहीं होते, तो बजट फाइनल जो जुलाई में आएगा वो इसी डायरेक्शन में आएगा, तो बहुत बढ़िया ही होना चाहिए। फिस्कल डेफिसिट
जो 5.1 का पॉजिटिव है ऑलरेडी काफी नवनीत जी ने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। प्लस ये जो किया है विदाउट पॉपुलिस्ट मेजर्स, और उसके अलावा कैपिटल आउटले जो है 11% और 11% बढ़ाया है। तो 11% कम इसलिए नहीं गिनना चाहिए क्योंकि पिछले साल वो 30-35% बढ़ा था। तो 2 साल का आप कंबाइन कर लो तो 50% की इसमें बढ़ोतरी हुई है, जो कि देश के इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक और बिल्ड आउट के लिए बहुत पॉजिटिव और बहुत महत्वपूर्ण है ग्रोथ कंटिन्यूटी के लिए। तो पॉजिटिव बजट है, बट इसे अपने को ट्रेलर समझना चाहिए, फुल मूवी अभी आगे है। समझना चाहिए, फुल मूवी अभी बाकी है और आगे है। अच्छा नवनीत जी, अब क्लियरली जो आज का विनर ऑफ द डे वो था पीएसयू बैंक्स। एक मार्केट ने एज्यूम किया कि आज जो हुआ उसके बाद जो बॉन्ड मार्केट में जिस तरीके का मूव आया, एक तरीके का रेट कट ही समझा जाए इसको। क्या ये जो स्ट्रक्चरल बुल मार्केट रही है पीएसयू बैंकों में, अब ये यहाँ से और आगे बढ़ेगी? मैं तो ये कहूँगा कि जो फिस्कल कंसोलिडेशन के पाथ पर अगर हम रहते हैं और जिस तरह से चाहे पॉलिसी प्रूडेंस, अजाइल एग्जीक्यूशन और इफेक्टिव कम्युनिकेशन दोनों का, सरकार का भी और रेगुलेटर्स का भी, मॉनेटरी पॉलिसी जो आरबीआई बनाते हैं उन दोनों का कंबाइंड, उसी का एक रिजल्ट है कि हमारे बॉन्ड मार्केट रिलेटिवली बहुत स्टेबल रहे। बॉन्ड यील्ड्स अगर भारत के देखोगे, अगर हम कंपेयर करें विश्व के दूसरे बॉन्ड मार्केट के कंपैरिजन में, तो काफी स्टेबिलिटी हमारे मार्केट में देखने को मिली। इन्फ्लेशन भी रिलेटिवली हमारे यहाँ लास्ट ईयर बेटर दिखा विश्व के कई दूसरी जगहों से। सो अगर सप्लाई साइड रिफॉर्म्स रहते हैं और अगर गवर्नमेंट फिस्कली रिस्पॉन्सिबल रहती है तो आरबीआई के पास एक स्पेस ओपन अप हो जाता है, और मुझे लगता है कि शायद ब्याज की दरें पीक हो गई और यहां से गिर सकती हैं। थोड़ी गिरावट तो हमने पिछले कुछ दिनों में देखी है, पर्टिकुलरली जो लॉन्ग एंड है, जो करीब 30-40 साल वाले जो बॉन्ड है, वो 20-25 बेसिस पॉइंट उनमें ब्याज की दरें कम हो गई, बॉन्ड के प्राइसेस ऊपर आ गए। तो वो जनरली अच्छा माना जाता है बैंक्स के लिए। और अगर लिक्विडिटी इंप्रूव होती है, पिछले कुछ महीनों में लिक्विडिटी काफी टाइट रही है, जो कॉल मनी के रेट्स हैं या जो शॉर्ट टर्म के जो रेट्स हैं वो काफी ऊपर रही है लिक्विडिटी टाइट की वजह से। अगर लिक्विडिटी थोड़ी रिलीज होती है तो बैंकों के लिए अच्छा होता है, क्योंकि जो एमसीएलआर से लिंक्ड लोन्स हैं, जबकि उनकी बोरोइंग रेट बढ़ गई बिकॉज लिक्विडिटी टाइट है और सामने लैंडिंग रेट में करीब 20-25 बेसिस पॉइंट का फर्क हो गया, तो वो एक फायदा होना चाहिए। ओवरऑल बैलेंस शीट्स अच्छे शेप में है, एनपीए लेवल्स आर मल्टी ईयर लो, तो मेरे ख्याल में और क्रेडिट ग्रोथ बढ़ती है अगर ग्रोथ के साथ, तो बैंक्स के लिए अच्छा है। बिल्कुल। प्रशांत जी, सेम क्वेश्चन आपके लिए। अब आरबीआई पॉलिसी पर नजर रहेगी मार्केट की, लेकिन क्या आज के इस इवेंट के बाद और ऑल्सो कंसिडरिंग जो फेड का व्यू रहा है, जो रिसेंटली क्रूड मार्केट में हुआ है, आरबीआई की तरफ से अब आपको लगता है क्या सिग्नल मिलने चाहिए मार्केट को? आई थिंक अगर ये आप फिस्कल डेफिसिट का जो कंजर्वेटिव फिस्कल पॉलिसी रही है सरकार की, और ये फिस्कल डेफिसिट उसका एक एग्जांपल है, उससे आरबीआई को भी जरूर एक फ्रीडम ज्यादा मिलता है, क्योंकि एक रीत से ये नॉन इन्फ्लेशनरी। सो एक तो फिस्कल डेफिसिट का दूसरा जो फायदा, एक तो फायदा जो नवनीत जी ने बताया कि रेट स्टेबिलिटी का, बॉन्ड रेट स्टेबिलिटी का, एक और बहुत फायदा होता है ग्लोबल इन्वेस्टर्स के नजरिए में, अगर फिस्कल कंजर्वेटिज्म के पाथ पे रहे जो अपने, तो करेंसी स्टेबिलिटी भी काफी रहती है। अपने 10-11 साल पहले अगर आप जाए तो शायद 2013 के टाइम पे, जब फ्रेजाइल फाइव में इंडिया एक गिना जाता था, करेंसी काफी डिप्रिशिएट हुई थी रैपिडली और बहुत वॉलेटिलिटी थी करेंसी में, तो उसके बाद जो आपने देखा है तो धीरे धीरे करेंसी में काफी स्टेबिलिटी आई है, क्योंकि एक फिस्कल कंजर्वेटिज्म जो प्रैक्टिस किया है गवर्नमेंट ने उसके चलते, तो उससे आरबीआई को काफी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, क्योंकि एक वेरिएबल स्टेबल और एक वेरिएबल स्टेबल हो जाता है करेंसी का वेरिएबल। तो जरूरी नहीं है कि अभी इसके चलते आरबीआई रेट कट करने के चांसेस बढ़ जाए। इकोनॉमी वैसे भी काफी रोबस्ट पाथ पे है, ग्रोथ रोबस्ट पाथ पे है, तो वो गन पाउडर जो है आरबीआई डिसाइड कर सकता है कि अपने पास रखे
इतनी जल्दी क्यों यूज करना है। और अगर आरबीआई रेट कट नहीं भी करता है तो मैं ये समझूंगा कि उनके अनुमान से इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत रोबस्ट है और अभी रेट कट करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो मतलब दोनों तरफ से विन विन है। अगर आ जाए रेट कट तो अच्छी बात है, नहीं आए तो भी इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि इकोनॉमी काफ़ी अच्छी है, कोई टेंशन नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, चलिए, तो ये सही है। पांचों उंगली घी में इस समय मार्केट की। अच्छा नवनीत जी, अब सुबह एक और चीज़ हो रही थी कि अब यहाँ से शायद एक और ट्रिगर है इंडिया का बॉन्ड मार्केट में इंक्लूजन। क्या जो आज बजट आया उससे इन चीज़ों को थोड़ा और ट्रिगर मिलेगा? क्या रेटिंग एजेंसीज भी थोड़ा सा और फेवरेबली हमारी मार्केट्स को और हमारी इकोनॉमी को देखेंगी? तो आपने सही बताया अनुज कि जेपी मॉर्गन बॉन्ड इंडेक्स में हमारा इंक्लूजन हुआ। इनफैक्ट पिछले अगर कुछ हफ्तों में देखें तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की बाइंग रही है बॉन्ड मार्केट में भी, और अगले कई महीनों तक वो इंडेक्स की वजह से उनकी बाइंग रहेगी। और जो दूसरे इंडेक्स हैं बार्कलेस ब्लूमबर्ग वगैरह, उसमें भी आशा बढ़ जाती है कि भारत के बॉन्ड उन इंडेक्स में भी सम्मिलित होंगे और उसकी वजह से पॉजिटिव फ्लो बॉन्ड मार्केट में भी आता हुआ दिखेगा। जहां तक रेटिंग की बात है उसके लिए जरूरी होता है मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, एंड आई थिंक भारत बहुत अच्छे तरीके से उन सभी क्षेत्रों में बहुत अच्छे से बढ़ रहा है। अगर आप ग्लोबल परिप्रेक्ष्य में देखें तो मेरे ख्याल में जिस तरह की मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, जिस तरह की बैलेंस शीट स्टेबलाइजेशन और इंप्रूवमेंट इन बैलेंस शीट्स, कॉर्पोरेट सेक्टर हो, हाउस होल्ड सेक्टर हो, फाइनेंशियल सेक्टर हो, और अब गवर्नमेंट भी अगर अपन फाइनेंशियल कंसोलिडेशन, फिस्कल कंसोलिडेशन के पाथ पर है, बैलेंस शीट्स इंप्रूव होती है, तो जगह बन जाती है कि धीरे एक कुछ समय में भारत एक रेटिंग अपग्रेड भी एक्सपेक्ट कर सकता है, क्योंकि ग्रोथ पोटेंशियल हमारी बहुत है। डेमोग्राफिक्स को अगर हम देखें और लो पर कैपिटा जीडीपी जहां पर आज है, और धीरे धीरे अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके अगर हमारी ग्रोथ बढ़ाते रहते हैं तो ऑटोमेटिकली पब्लिक डेट टू जीडीपी का रेशियो कम होता है। ग्रोथ डिनोमिनेटर अगर बढ़ता रहा, नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ अगर तेजी से बढ़ती रही और डेट अगर नहीं बढ़ा, तो आज जो 82-83% पर है करीब पब्लिक डेट टू जीडीपी, वो रेशियो जब नीचे जाता हुआ दिखेगा और भारत की ग्रोथ बढ़ेगी तो रेटिंग एजेंसीज भी पॉजिटिवली देखेगी। बिल्कुल, रेटिंग एजेंसीज भी पॉजिटिव देखेंगे। चलिए, एक इसी पॉजिटिव नोट पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक लेकर जब वापस लौटेंगे तो उसके बाद बात करेंगे कि अब मार्केट में यहाँ से क्या, बजट आ चुका है और अब मार्केट का फोकस होगा अर्निंग्स पर, आरबीआई पॉलिसी पर, ग्लोबल क्यूज पर। इस बीच में मार्केट किस तरीके से प्लेस्ड है और यहाँ से आपको दांव कहाँ पर लगाना है, इन सब चीज़ों पर बातचीत होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे एक पॉसिबिलिटी ऑफ रेटिंग अपग्रेड्स, इंडिया का इंक्लूजन डिफरेंट बॉन्ड मार्केट इंडेक्स में। प्रशांत जी, मेरा सवाल ये है कि जब इतनी सब कुछ पॉजिटिविटी है तो उसके बावजूद एफआईआईज क्यों इतना सेल कर रहे हैं? क्यों बाइंग नहीं आ रही? क्यों हमारी मार्केट अब सोली रिटेल पैसे से चल रही है? देखिए, एफआईआईज इनफ्लो आप जनवरी का अगर आंकड़ा पकड़ रहे हो तो भले थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट दिसंबर में मेरे ख्याल में बहुत स्ट्रांग था, स्पेशली नवंबर 30 के स्टेट रिजल्ट्स के बाद में बहुत स्ट्रांग आंकड़ा था। और ये स्टॉक स्पेसिफिक भी काफी सेलिंग आई है रिजल्ट्स को, कोई बड़ी कंपनियों के रिजल्ट्स को चलते। बट हमारा अनुमान यह है कि अगले चंद महीनों में बहुत स्ट्रांग एफआई इनफ्लोज जारी रहेंगे। ऑलरेडी इंक्वायरी लेवल्स जो आज की तारीख में एफआईएस की देखने को मिल रही है, मेरे हिसाब से पिछले 17 साल में, 18 साल में, 2006-2007 से प्रोफेशनली जो मैनेज कर रहा हूँ इंडिया फंड्स, उसमें आज जितनी स्ट्रॉन्ग इंक्वायरी लेवल और इंटरेस्ट पहले कभी देखने को नहीं मिली है एफआईएस से। एक इवेंट है जरूर, मई का जो है इलेक्शंस का इवेंट, वो कई एफआईएस हो सकता है थोड़ा वेट करेंगे कि भाई वो इवेंट खत्म हो जाए। सब श्योर है आज की तारीख में मार्केट में, सब इन्वेस्टर्स श्योर है, फॉरेन इन्वेस्टर्स को भी काफी हाई कन्विक्शन है कि कोई डिस्ट्रप्शन नहीं होगा। आज का बजट ये दिखा रहा है कि गवर्नमेंट भी काफी श्योर है उनके प्रोस्पेक्ट्स के बारे में इलेक्शन को लेके। बट फिर भी एक वो इवेंट
अपने देख ले और पीछे चला जाए तो मई के बाद में और तेजी पकड़ने की आशा है फॉरेन इन्फ्लोज की, बट मेरे हिसाब से बिटवीन नाउ और मई एज वेल बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लोज देखने को मिलेगा एफआईआई के। ओके, चलिए ये बात हो गई एफआई फ्लोज की। अच्छा नवनीत, इसका मतलब ये नहीं है ऑब्वियसली कि डोमेस्टिक पैसा वेलकम नहीं है। इनफैक्ट उसी ने मार्केट को काफ़ी सपोर्ट किया है और अभी भी पैसा काफ़ी आ रहा है। और अब मैं एक चीज़ सोच रहा हूँ कि अब अगर यहाँ से इंटरेस्ट रेट और नीचे आएंगे तो रिटेल के पास और फिर मौके कम होंगे और फिर स्टॉक मार्केट में ही पैसा आएगा। तो ये जो 17,000 करोड़ की सिप्स है ये 20-25 हज़ार करोड़ तक क्या पहुंच सकती हैं? और इतना पैसा म्यूचुअल फंड डालेंगे कहां पर फिर? नहीं अनुज, बिल्कुल पहुंच सकती है। और इतना बड़ा पैसा भी नहीं है। 20-25 हजार करोड़ महीने का अगर हम देखें, साल का 3 लाख करोड़, उसको दो परिप्रेक्ष्य में देखिए। एक तो देखिए जो टोटल सेविंग्स पूल है उनका कितना सा परसेंटेज आ रहा है, तो बहुत बड़ा नहीं है। और जिस तरह से मार्केट कैप बढ़ रहा है, अभी भी ओनरशिप म्यूचुअल फंड्स की तो सिंगल डिजिट में ओवरऑल मार्केट कैपिटलाइजेशन की, तो हमें तो अभी बहुत लंबा रास्ता है, बहुत आगे जाना है। धीरे धीरे डोमेस्टिक फ्लोज बढ़ते रहेंगे और ओनरशिप ऑफ डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स मार्केट कैप के अंदर धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। ओके, नवनीत, तो आपके हिसाब से अब यहाँ पर गिवन एवरीथिंग कौन कौन से सेक्टर्स में अभी भी पैसा लगाना ठीक रहेगा? मेरी फंड मैनेजमेंट टीम से पूछना चाहिए, पर जहां तक मैं उनसे बात करता हूं, मेरे ख्याल में डोमेस्टिक सिक्लिकल्स और इस बजट के बाद भी अगर हम सोचें तो चाहे वो बीएफएसआई हो ओवरऑल, चाहे वो इंडस्ट्रियल्स हो जिसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग थीम आ गई, या कैपिटल गुड्स, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट। अगर मैं सर्विसेज में देखूं तो आज जैसे काफी लोग बात कर रहे हैं टूरिज्म की, हम काफी समय से कह रहे हैं कि भारत में बहुत संभावनाएं हैं उसके अंदर। और ओवरऑल अगर गवर्नमेंट कैश इंजेक्ट कर रही है सिस्टम में, पर्टिकुलरली इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में, तो उसका अल्टीमेट परकोलेट डाउन तो कंजम्पशन में भी होगा ही। अगर जॉब्स क्रिएट होते हैं इन्वेस्टमेंट साइकिल की वजह से, और गवर्नमेंट अगर इलेक्शन के बाद और अगर कोशिश करती है रूरल इकोनॉमी को बेटर बनाने के लिए, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अब लो पेनिट्रेशन, लो पर कैपिटा कंजम्पशन, बहुत संभावना है कंजम्पशन में भी। तो मेरे ख्याल में स्टॉक स्पेसिफिक ज्यादा देखना चाहिए। कुछ ऐसे बाजार के एरियाज हैं जहां पर वैल्यूएशंस काफी हैं, थोड़े डिमांडिंग है, मेरे ख्याल में उनको छोड़ के जहां पर रीजनेबल है और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अर्निंग्स ग्रोथ के जरिए आप कंपाउंड कर सकते हैं, उन पर ध्यान देना चाहिए। प्रशांत, आप इस समय कहाँ पर बुलिश होंगे? मैन्युफैक्चरिंग, सीमेंट, रियल एस्टेट, ये कुछ थीम्स हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा किया है, रेलवेज, डिफेंस, लेकिन ब्रॉडली कौन सी थीम्स में आप इस समय फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स करना पसंद करेंगे? बिल्कुल अनु जी, ऐसे तो हमारी टीम काफ़ी स्टॉक स्पेसिफिक ही ध्यान रखती है और अक्रॉस ऑल सेक्टर्स स्टॉक्स में इन्वेस्ट किए हुए हैं। पर अगर मैं आज की तारीख में कहूँ तो बीएफएसआई क्षेत्र में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट है टीम का। उसके बाद कंजम्पशन, चाहे वो कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी हो या कंज्यूमर स्टेपल्स हो, वहां पे बहुत अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। आईटी सर्विसेज में भी, हालांकि एक कॉन्ट्रेरियन कह सकते हैं आजकल, ऑब्वियसली आईटी सर्विसेज लोगों को डर लगता है ग्लोबल इकोनॉमी का क्या होगा और यूएस इकोनॉमी का क्या होगा। लास्ट ईयर डर ज्यादा था, अभी क्योंकि चूंकि फेड रेट्स डिक्रीज करने के संकेत दे रही है और इकोनॉमी यूएस की काफी स्टेबल रही है थ्रू दिस रेट इंक्रीजेस, तो वहां पे भी, और कंपनी कमेंट्रीज भी काफी पॉजिटिव फिर से हो गई है। जो डिमांड कोलैप्स का डर था वैसा कुछ हुआ नहीं है। इनफैक्ट जो भी एक थोड़ा वीकनेस आई है वो फिर से कंपनीज की कमेंट्री के हिसाब से स्ट्रॉन्ग डिमांड एनवायरनमेंट उन्हें दिख रहा है। तो आईटी सर्विसेज में, हेल्थ केयर में, तो ये 4 क्षेत्र में मैं कहूंगा जहां पे टीम के सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स है, बीएफएसआई, कंजम्पशन, आईटी सर्विसेज और हेल्थ केयर। ओके, ठीक है, चलिए, तो ये इस समय हो गई सेक्टर स्पेसिफिक बात। अच्छा नवनीत, इस समय वैसे चीज़ मैं फिर ये जानना चाह रहा हूँ कि मार्केट में इस समय फिर रिस्क फैक्टर क्या है? क्योंकि बजट अच्छा आ गया, सब एफआईआई इन्फ्लो भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, डीआई का भी पैसा आएगा, एक पॉलिटिकल रिस्क भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि खत्म हुआ है,
पिछले 3-4 महीने की जो डेवलपमेंट्स रही हैं, फिर मार्केट में क्या ये अनअबेटेड चलता रहेगा? कोई रिस्क है ही नहीं मार्केट में, इसका मतलब? नहीं, इक्विटी मार्केट में अगर आप निवेश कर रहे हैं तो ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि कोई रिस्क है ही नहीं। श्योरली अगर आप लंबे समय के निवेशक हैं तो ज्यादा रिस्क नहीं होती है, क्योंकि वॉलेटिलिटी आती है बीच बीच में, लेकिन लंबे समय में पैसा बन जाता है अगर ग्रोथ इकोनॉमी है भारत जैसी। तो इंसिडेंटली आज 1 फरवरी है और आज 1 फरवरी 2024 हमारे HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड की 30वीं एनिवर्सरी है। 30 साल हो गए, 3 डेकेड्स ऑफ वेल्थ क्रिएशन, और 30 साल में करीब 1 लाख रुपए का अगर निवेश होता तो मेरे ख्याल में आज करीब 1.5 करोड़ रुपया हो गया, या 10,000 रुपए की SIP होती तो करीब 15 करोड़ रुपए हो गए। अब उसके बीच में कई बार बहुत रिस्क आई होगी और बाजार कई बहुत गिरा भी होगा। सो मेरे ख्याल में अगले 15 साल में भी ऐसा ही होगा। ऐसा नहीं कि वो लीनियरली बाजार हर साल बढ़ता रहेगा। अनुज, आपने तो इतने साइकिल देखे हैं, और पिछले 3-4 सालों में हमने एक चीज देखी है कि हर साल हम साल के शुरुआत में जो रिस्क नहीं सोचते वही रिस्क कहीं ना कहीं से मेटेरियलाइज हो जाती है। पता नहीं विश्व के किस कोने में कहां कब कुछ हो जाए। जो जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, जो विश्व का इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, ये साल तो इलेक्शन का ईयर है पूरे विश्व के लिए, भारत के लिए ही नहीं। हमारे यहाँ तो फिर भी काफी मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, काफी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देखने को मिल रही है, काफी पॉलिसी सर्टेनिटी देखने को मिल रही है, एक नया जोश और उमंग है बिजनेस कम्युनिटी में और बाकी सब सिटीजन्स में। पर विश्व के बारे में नहीं कहा जा सकता है। सो पता नहीं रिस्क कहां से आ जाए। 2020 में देखो आप, 21 में देखो, 22 में जियोपॉलिटिकल रिस्क आ गई, 20 में कोविड हो गया, 21 में सेकंड वेव आ गई, 23rd में US रेट्स वगैरह की कहां से रिस्क आ गई। सो पता नहीं चलता है रिस्क कहां से आ जाए। उसके लिए तो हमेशा तैयार रहना चाहिए। रिस्क के लिए हमेशा तैयार रहिए। फॉर नाउ प्रशांत, आखिरी सवाल आपसे, तो इक्विटी इन्वेस्टर्स को यहाँ से अब क्या एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए? क्या 10 से 12% के रिटर्न्स ठीक ठाक एक्सपेक्टेशंस होंगी? बिल्कुल अनुज जी, 10 से 12% रिटर्न यहाँ से लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म या शॉर्ट टर्म जो भी आप हो, सालाना 10 से 12% का मोस्ट रीजनेबल रिटर्न एक्सपेक्टेशन है। दैट इज इन लाइन विद जो भारत का नॉमिनल GDP ग्रोथ रेट है गोइंग फॉरवर्ड। तो एंड रिस्क तो मैं कहूंगा कि इसमें ऐसे नहीं है कि ये फिक्स डिपॉजिट जैसा रिटर्न है, ऊपर नीचे उतार चढ़ाव तो आता रहेगा। जैसे नवनीत जी ने कहा, पिछले कई सालों में जो ये रिस्क आए जो सोच भी नहीं सकते थे, ऐसे कोविड है या रशिया यूक्रेन है वैसे रिस्क। तो ये जो बुरी खबर होती है यूजुअली नोटिस देके नहीं आती है, एडवांस नोटिस नहीं मिलता है। अच्छी खबर होती है, जैसे बच्चा भी आता है तो 9 महीने पहले एडवांस नोटिस दे देता है, बट जो होती है यूजुअली बिना नोटिस के आती है, तो इसलिए पहले से दिखती नहीं है। बिल्कुल 100% की बात कही आपने। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का आज हमारे साथ जुड़ने के लिए इस बड़े दिन पर, और अपना टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच। इस स्पेशल कवरेज में इतना ही, लेकिन CNBC आवाज़ के साथ बने रहिए।